नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल, आपके समाचार लेकर हाजिर हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया, इस पर रोक लगा दी। इसका मतलब अब बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा नहीं मिलेगा। देश में 97 करोड़ मतदाता इस फैसले पर किस तरह से लेते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, आज आपको ये कॉलिंग कार्ड में बताना है। इस वक्त चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। 3 मंत्री मौजूद हैं चंडीगढ़ में। एमएसपी कानून पर तीसरे राउंड की बातचीत है ये। किसान एमएसपी कानून को हर हाल में चाहते हैं, सरकार इससे बच रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखेंगे। किसान चाहते हैं इस मामले में अब पीएम मोदी खुद दखल दे। लेकिन क्या एमएसपी कानून लागू हो सकता है? दिक्कत है कहां? सिग्नेचर स्टोरी में यही पता लगाएंगे। एक तरफ कानून को लेकर किसान सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ देश की न्याय व्यवस्था की धीमी रफ्तार इंसाफ देने में असर कैसे डाल रही है। हालिया मिसाल है चर्चित बहमई कांड। उसमें एक फैसला आया है 43 साल पुराने इस मामले में, और ट्रायल के चलते चलते इंसाफ की आस में दुनिया से 59 लोग चले गए, लेकिन 20 लोगों की मौत का गुनहगार सिर्फ एक शख्स साबित हुआ। सड़क पर बिना खर्च कैसे आपकी जान का बीमा हो सकता है? पब्लिक इंटरेस्ट में यह कमाल की खबर पटियाल आज आपको बताएगा। गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पैर का दबाव और स्पीडोमीटर के कांटे की सुस्ती आपकी जिंदगी की स्पीड को बढ़ा सकती है। बहुत अच्छी रिसर्च आई है, आप देखिएगा भी और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सब लोग आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करनी है आपसे, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसमें राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कोर्ट के फैसले को चोट सीधी राजनीतिक दलों की तिजोरी पर पड़ेगी। इलेक्टोरल का चुनावी बॉन्ड ये है क्या? इसे क्यों हम चुनावी बॉन्ड कहते हैं? इसका पहले आपको यह बता देता हूं कि क्या रिश्ता है, यानी इसके होने नहीं होने का आप पर, मुझ पर, हम सब पर क्या असर पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में ये सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड पर राजनीतिक दलों को जो झटका दिया है, पहले उसकी तीव्रता को पॉलिटिकल रिक्टर स्केल पर मापना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड व्यवस्था को असंवैधानिक बताकर खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। चुनाव बॉन्ड की पॉलिसी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के खिलाफ है। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा हुआ था, यानी आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती। कोर्ट के अपने फैसले में क्या कहा? कोर्ट ने कहा, वोटर्स का हक है कि उन्हें पार्टियों के फंड से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का पूरा हिसाब किताब भी मांग लिया है। एसबीआई से जानकारी लेकर अब चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने दलों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक ये जानकारी पहुंचाएगा, उसको साझा करेगा। 13 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर भी देना अनिवार्य होगा। एसबीआई अब चुनावी बॉन्ड जारी नहीं करेगा, क्योंकि वहीं से जारी होते थे पहले, यानी राजनीतिक दलों के बॉन्ड वाले चंदे पर ब्रेक लग गई है। अब आपके मन में यह सवाल होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल उठा क्यों था और यह उठाया किसने था? यह मुद्दा आया कैसे? चुनावी चंदे पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म समेत 4 लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफ़ी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज़ से जुड़ सकता है इन फ्यूचर। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है।
आपकी और हमारी पाई पाई का हिसाब सरकार रखती है। आप जानते हैं सब लोग, आप मकान खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए, आपके लेन देन पर सरकार की पैनी नजर रहती है। फिर राजनीतिक दलों की पाई पाई का हिसाब क्यों ना हो? कोर्ट ने इसी को बड़ा आधार बनाया और चुनावी बॉन्ड की परंपरा खत्म कर दी। अब इस फैसले को लेकर कुछ बड़े सवाल हैं। वो सवाल क्या हैं? क्या लोकतंत्र पर धनतंत्र हावी नहीं होगा? अब चुनावी दल को चंदा कैसे मिलेगा, क्योंकि उसके बिना तो दुकान ही नहीं चलती है? क्या चुनाव लड़ना पाक साफ हो जाएगा? क्या अब पूरी तरह से पारदर्शिता आ जाएगी? क्या अब चुनाव में ब्लैक मनी नहीं खपाई जा सकेगी? क्या आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा? ये मोटा मोटी सवाल है। और सवाल ये भी है कि राजनीतिक दलों का चंदा किसी और धंधे को चमकाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था क्या? क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश के सांसद क्या कहते हैं? एक तूफान है, एक भूकंप है, क्योंकि ये साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मोदी सरकार सूट, बूट, झूठ और लूट की सरकार है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया था, ये गैर कानूनी है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। वो पैसा किन कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी को दिया? उन कॉर्पोरेट्स को क्या फायदा पहुंचा? सत्ताधारी दल भाजपा ने कौन से सरकारी एसेट्स उन कॉर्पोरेट्स को उसके एवज में दिए? चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया। जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार की। हमारा मानना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये राजनीतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन का लीगलाइजेशन। हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। साधारण भाषा में चुनावी बॉन्ड एक ऐसे कागज का टुकड़ा है जिसके जरिए आप राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बेच सकता है। चुनावी बॉन्ड का प्लान कब आया और कैसे आया? 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी, जिसके जरिए कोई भी भारतीय नागरिक, कंपनी या फिर कारोबारी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। यह योजना क्या थी? योजना के तहत अधिकृत बैंक एसबीआई को बनाया गया। यही बैंक धन जारी कर सकता है। एसबीआई की अधिकृत ब्रांच से चुनाव बॉन्ड खरीदने की व्यवस्था कर दी गई। चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खरीदे जा सकते थे। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर इन्हें भुनाना होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया। जो जमा करे गए पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे।
चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले डोनर का नाम और अन्य जानकारी दर्ज नहीं होती, यानी सब गोपनीय रखा जाता है। अब यह बताता हूं कि पिछले 4 सालों में चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जो आंकड़े दिए हैं, उन्हें देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस राजनीतिक दल को कितना धन मिला। साल 2018 से 2022 तक राजनीतिक दलों को 9,191 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें बीजेपी को 5,272 करोड़ रुपए मिले। कुल चंदे का करीब ये 70% हिस्सा है। कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए, ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 768 करोड़ रुपए, इसी तरह बीजेडी को 622 करोड़ रुपए और डीएमके को 432 करोड़ रुपए का चंदा मिला। यह मोटी मोटी जानकारी दी गई है। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ जो याचिका दी गई थी उसमें क्या है वो भी जानना बड़ा जरूरी है, और उनके किन किन पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा और एक के बाद एक राजनीतिक दलों को कैसे झटके दिए। चुनावी बॉन्ड में गुपचुप फंडिंग पारदर्शिता को प्रभावित करती है, यह कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने पूछा चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी कैसे रुकेगी, क्योंकि सरकार कहती रही कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला रुकेगा। कोर्ट ने कहा कि कालाधन रोकने के दूसरे भी तो रास्ते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि चुनावी बॉन्ड से मिलने वाला चंदा सरकार की योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि चुनावी चंदा जनहित में जारी योजनाओं पर असर डाल सकता है। वो भी पैसा देगा, वो टेलीफोन करके बात भी कर सकता है, राइट। उसकी बात भी सुनी जाएगी, उसके काम भी होंगे। ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फ़ायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फ़ायदा भी दिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फ़ायदा नहीं करता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पीछे तो क्विड प्रो को हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, और वो पता चल जाएगा। चुनाव में पैसा मायने रखता है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। बिना पैसों के कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन पार्टियों के फंड में जो पैसा आता है उससे वो चुनाव का खर्च उठाती हैं। झंडे, पोस्टर, बैनर सब लगाती हैं, सब चंदे के पैसे से ही होता है। अब ये भी विचित्र संयोग है कि पिछले कुछ चुनाव में जिस पार्टी के हिस्से जितना ज्यादा चंदा आया उसे जीत भी उसी अंदाज में मिली। 2018 से लेकर अब तक 40 चुनाव हुए हैं, सभी मिलाकर लोकसभा और विधानसभा के। एक लोकसभा का चुनाव हुआ है और 39 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। 2018 से बता रहा हूं मैं। 39 में से 23 विधानसभा चुनाव बीजेपी गठबंधन ने जीते हैं, जबकि कांग्रेस यूपीए अलायंस को 8 राज्यों में सफलता मिली। क्षेत्रीय दलों को भी 8 ही विधानसभा चुनाव में जीत मिली। जहां तक सवाल लोकसभा का है तो बीजेपी को 2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा सीटें मिली हैं। भारत में 97 करोड़ वोटर हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि चंदे के जोर पर किसी भी दल ने चुनाव जीता होगा, लेकिन तथ्य और सत्य दिखाना मेरा फर्ज है। वैसे देश की पब्लिक चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या सोचती है, हमने ये भी जाना। जनता को जानने का बिल्कुल हक है कि किस पार्टी में किस उद्योगपति ने कितना फंड रिलीज़ किया है। और दूसरा सबसे मेन क्या है कि इसका इलेक्शन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता था। जब भी कोई उद्योगपति चुपचाप किसी सरकार को फंडिंग करता था, उसके बाद वो सरकार पे दबाव डालता था कि कौन मंत्री रहना है, कौन एमपी रहेगा, कौन एमएलए रहेगा। एटलीस्ट अब ये चीज़ पब्लिक में रहेगी। इस चीज़ से लोगों में ये चीज़ रहेगी कि कौन किस पार्टी का जो है ना आम जनता के लिए कितना बेहतर वो रहेगा, कि आम जनता के लिए कौन सी पार्टी बेहतर काम करेगी, क्योंकि ज़्यादा चंदा लेने वालों का चेहरा भी सामने आएगा इस तरह से। एक बड़ा सराहनीय कदम है। इससे जो है जनता को पूरा जानने का अधिकार है कि जो बड़े घराने हैं वो किस पार्टी को कितना पैसा देते हैं, और उससे जो है पारदर्शिता आएगी। जनता को ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना फंड दे रही है, और फंड का जब जनता को पता होगा तो जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा।
तो इस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत ही अतुलनीय है। तो भी चुनावी फंडिंग जो होती थी ये जनता अपडेटेड नहीं रहती थी इससे, जो कि अभी यह फैसला है तो बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। उससे फंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जनता को पता चले। कोई भी कंपनी किसी पार्टी को जो भी फंड दे रही है वो हमारे सबके सामने आना चाहिए, वो सब पारदर्शिता के हिसाब से काम होना चाहिए। 2 महीने में देश में आम चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों को लगता है चुनावी चंदे के सहारे वोट बैंक को सेट कर लेते, प्रचार में जमकर चंदे वाला पैसा खर्च करते, जीत कर आते। बीजेपी तो अब भी कह रही है चुनावी बॉन्ड वाला कानून अच्छे मकसद के लिए था, कैश रुक जाए, करप्शन ना हो, इसीलिए बॉन्ड लाए गए थे। अगर वाकई ही ऐसा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से कन्विंस क्यों नहीं हुआ? कोर्ट को क्यों लगा कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है, अधिकारों का हनन है? बहरहाल इस मुद्दे पर आगे भी डिबेट्स होती रहेंगी क्योंकि मुद्दा बड़ा है। हो सकता है कुछ राजनीतिक दल इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर दें, क्योंकि लाख टके की बात यह है कि चंदा किसी को बुरा नहीं लगता और पर्दे के पीछे से मिलने वाला तो कतई नहीं। बात पर्दे की चली है तो फिर यह पर्दा एमएसपी की मांग को लेकर भी सरकार और किसानों के बीच नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, सरकार का स्टैंड क्या है, यह सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आज पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास किसान आंदोलन का तीसरा दिन है। ना किसान पीछे हट रहे हैं और ना ही जवान। इतना जरूर है कि केंद्र सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ में किसानों से तीसरे दौर की बातचीत करने के लिए पहुंच गए हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, किसान नेताओं की बातचीत इन सब के बीच में जारी है, अभी चल रही है। पिछली 2 मीटिंग्स में डेडलॉक बना रहा, इसीलिए जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के सीधे सवाल हैं। मीटिंग का ये दौर कब तक चलता रहेगा? एमएसपी कानून को लेकर सरकार की नीति आखिर है क्या? किसानों को एक बात क्यों नहीं बताई जाती? अगर कानून नहीं बना सकते तो साफ मना क्यों नहीं कर देते? किसानों को लटकाने, भटकाने, अटकाने वाला सिस्टम क्यों जारी है? इन सवालों को लेकर सरकार का क्या कहना है? किसानों का स्टैंड क्या है? और अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो सुलह का फार्मूला क्या बन सकता है? बनेगा भी या नहीं? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, लेकिन पहले शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसानों की बात सुनवा देते हैं। हम इस देश का हिस्सा हैं, हमें आप दुश्मन ना समझ के अपने देश की नागरिक समझिए और हमसे वार्ता करके मसलों का हल कीजिए। वो सारी डिमांड सुन के केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये ज़रूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं। अगर रास्ता खोलेंगे हम दिल्ली जाएंगे, अगर नहीं भी खोलेंगे हम तो भी चले जाएंगे। हमारी कौन सी मांग पूरी की है सरकार ने? अब आप एक भी मांग दिखा दो आप जो इन्होंने पूरी की है। ये कह रहे थे कि एक ही रो में चलना है, आम पब्लिक के लिए रास्ता खुला छोड़ना है, आम पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बैरिकेडिंग तो भाई साहब इन्होंने की है। पुलिस के जवानों को हमारे बीच में भेजकर वहाँ से हमला करवाया जाता है ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके। किसान किसके ऊपर पत्थर मारेंगे, किसके ऊपर लाठियाँ चलाएंगे? जो वहाँ पर बैठे हैं वो भी तो हमारे ही भाई हैं। जब हमारा किसान आंदोलन वहाँ पे सस्पेंड कर आए थे तो 2 सालों में सरकार ने कोई बात की नहीं की ना।
सरकार अगर किसान के लिए संजीदा होती तो ये जो आंदोलन हो रहा है इसकी नौबत दिन आती थी। यानी किसान आर पार के मूड में है। कहते हैं 26 महीने से इंतजार ही तो कर रहे हैं। मीटिंग पर मीटिंग हुई लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल यही पूछ रहा है कि आखिर दिक्कत किस लेवल पर है, क्योंकि आजकल यही बताया जाता है कि देश के किसान की ये मांगे जायज नहीं है। एमएसपी को कानून बनाना सरकार के लिए फिजिबल नहीं है। अगर ऐसा कर दिया गया तो आर्थिक तबाही आ जाएगी, इकोनॉमी का भट्ठा बैठ जाएगा। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। अब इस मोर्चे पर पड़ताल करना जरूरी है। इसीलिए हमारी टीम ने बेहद आसान शब्दों में आपके लिए कुछ डेटा जुटाया है ताकि आपको आम बोलचाल की भाषा में इस मुद्दे के तमाम पहलू समझ आ सके। आपके पास 100 का नोट है ना? है तो उसे निकाल लीजिए। आप अपने दिमाग में रख के समझ आ जाएगा, आपको आसानी से सब समझ आ जाएगा। मान लीजिए सरकार के पास देश चलाने के लिए 100 रुपए हैं। इसमें वो सारे खर्च करती है, किसानों के लिए, गरीब के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वगैरह वगैरह, इन तमाम चीजों पर पैसा लगता है। अब अगर आज के हिसाब से देखें तो इस 100 रुपए में से सरकार किसानों को एमएसपी कितना दे रही है, मतलब 23 फसलों पर एमएसपी के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है सरकार को, तो ये रकम बैठती है 4 रुपए 85 पैसे, मतलब करीब करीब 5 रुपए। किसानों की मांग है एमएसपी पर गारंटी मिले, एमएसपी पर कानून बने। अब अगर सरकार कानून बनाती है तो फिर सरकार को 23 फसलों पर कितने रुपए खर्च करने होंगे, इसका हिसाब बनता है 36 रुपए। मतलब 100 रुपए में से 36 रुपए सरकार को किसानों को एमएसपी के देने होंगे। और सुनिए, अभी तो ये सिर्फ 23 फसलों की बात है। किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार देश की सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लेकर आए। उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर एमएसपी कानून का संरक्षण मिले। अगर ऐसा हो गया, सारी फसलों पर एमएसपी गारंटी मिल गई, तो भारत सरकार के 100 रुपए में से 96 रुपए सिर्फ एमएसपी देने में चले जाएंगे। मतलब बाकी हेल्थ, मेडिकल, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम पर खर्च करने के लिए तब सरकार के पास सिर्फ 4 रुपए ही बचेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार एमएसपी को कानून में लेकर आने में दुविधा में क्यों है। ये आज के हालात को देखते हुए एक छोटा सा हमने आपको आकलन दिखाया। किसानों से बात करने के लिए एमएसपी पर जो कमेटी बनाई गई थी, उनके मेंबर्स इसी लाइन पर अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्क वो भी यही देते हैं। अगर सिर्फ एक यही रास्ता है तो हम चांद तारे तोड़ के भी लाके दे देंगे उनको। लेकिन एमएसपी पे कानून की बात कब कही गई है, कहां कही गई है, किसने कहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। सारी चीजों को बात करके एक होलिस्टिक रूप में हम किस प्रकार से भारत के किसानों का और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को 2075 तक की बनाए। एमएसपी एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। वो आए, बैठे। मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर मैं उनके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया कमेटी के अंदर वो एक प्रजातांत्रिक तरीके से, तो मैं समिति से इस्तीफा दे दूंगा। ये एक ड्रामा नाटक है और एक तरीके से देश को भटकाने वाली, देश को तोड़ने वाली बात है। तो हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। 60% हमारी आबादी है, तो हमारी मांगे मानी जाए। या तो मांगे मान ले या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। अब अगर एमएसपी कमेटी के मेंबर की बात माने, पिछले दिनों आए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के बयान सुने, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसानों की एमएसपी कानून वाली मांग पर विचार करने की बात थी, लेकिन ये लागू होकर ही रहेगी ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया। तो अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल का क्लियर कट ये कहना है कि अगर सब कुछ पहले से तय किया हुआ है तो फिर अपना पक्ष समझाने और बताने में सरकार को देर क्यों हो रही है। इन सवालों पर मैं आपके आर्थिक मामलों के जानकार की बात भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले देश के बजट और कृषि से जुड़े कुछ और मोटे मोटे आंकड़े आपको गौर करने होंगे। 2024-25 के लिए सरकार का बजट कितना है? 47 लाख करोड़। यानी ये पैसा अलग अलग सेक्टर्स को देना होता है, बांटना होता है। अभी सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी पर कितना खर्च कर रही है?
28,000 करोड़ रुपए, यानी बजट का करीब 5% हिस्सा। समझ लीजिएगा ठीक से इन चीजों को। अगर इन सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी दी गई, कानून बना, तो सरकार को कितना खर्च करना होगा? मोटे अनुमान के तौर पर 17 लाख करोड़ रुपए, यानी बजट का 36% हिस्सा। अच्छा, यह भी जान लीजिए कि देश में कुल खाद्यान्न की कीमत कितनी है। यह आंकड़ा बैठता कितना है? 45 लाख करोड़ रुपए। अब अगर सरकार 45 लाख करोड़ रुपए के पूरे खाद्यान्न को खरीदने की गारंटी दे देती है और उसके पास एक साल का बजट 47 लाख करोड़ है, तो फिर देश के बाकी सेक्टर्स के लिए कितना बजट बचा? सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या बार बार किसान और सरकार की मीटिंग में यही बात डिस्कस हो रही है? क्या 2 साल पहले एमएसपी पर सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उसकी 37 बैठकों में सरकार की तरफ से यही आंकड़ा दिया जा रहा है? अगर वाकई ऐसा है तो सरकार किसानों को बुलाए और कह दे, देश को तबाह करके आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते, आप लौट जाइए। लेकिन सरकार ये कह नहीं रही। यही वजह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मैक्सिमम पॉलिटिक्स होने लगी है। हमारा ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दे सरकार, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला C2+50 की बात हो रही है, ये इन्होंने हमारे साथ, हमारे संगठन ने एक बार आंदोलन किया 2018 में। तब हम उस समय के जो खेती बाड़ी मंत्री थे, उनके हाथ का पत्थर पड़ा हमारे पास, वो भी सरकार के सामने रखा कि उन्होंने ये कह कर दिया कि C2+50 के हिसाब से हमको फसलों का भाव हम देंगे। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को 21वीं सदी में न्याय नहीं मिल सकता। गरीब ने अपनी जितनी भी कोशिश कर ले, किसान जितना भी चिल्ला ले, उसे इस देश में मालूम है कि मुझे न्याय नहीं मिल सकता। किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है, वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। अगर एमएसपी को लीगल गारंटी कर देंगे, उससे बाजारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, निर्यात प्रभावित होंगे, और जो फ्री फ्लो ऑफ मार्केट डायनेमिक्स हैं वो प्रभावित होंगे। तो ऐसे हालात में सारा कुछ सरकार को खरीदना पड़ जाएगा। इसका मतलब सरकार पे बोझ डबल पड़ेगा, उसको रखने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और निर्यात का अगर प्राइस कम है और लोकल प्रोक्योरमेंट का ज़्यादा है तो ये मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले ये भी कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आई, इंडिया अलायंस को जीत मिली, तो फिर किसानों के लिए एमएसपी गारंटी वाला कानून लागू कर देंगे। सवाल ये है कि कांग्रेस वाली यूपीए की सरकार 10 साल रही। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई। यूपीए के पास लागू करने के लिए 8 साल थे ना, तब ऐसा क्यों नहीं किया गया? और तब भी सरकार ने संसद में क्या जवाब दिया था, यह भी आपको बताना बनता है आज। 16 अप्रैल 2010 को बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में तब की यूपीए सरकार से सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था? सवाल यह था कि क्या सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर रही है? अगर हां तो इसकी डिटेल्स, अगर नहीं तो उसके कारण बताएं। तब कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस की तरफ से सदन में इसका लिखित तौर पर जवाब दिया गया था। तत्कालीन मंत्री ने बताया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें सरकार ने मंजूर नहीं की हैं, क्योंकि एमएसपी कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर तय की जाती है। इसमें 50% की बढ़ोतरी से मार्केट पर असर पड़ेगा। मंत्री जी ने यह भी कहा था तब कि कई मामलों में एमएसपी को फसल की लागत से जोड़कर काउंटर प्रोडक्टिव होगा, यानी इसका विपरीत असर पड़ेगा। साधारण भाषा में अच्छा, सियासत अपनी जगह है, लेकिन बीच का रास्ता क्या हो सकता है? क्या एमएसपी की जगह किसान के लिए मिनिमम इनकम सपोर्ट का लाभांतर की व्यवस्था अच्छी हो सकती है? लाभांतर मतलब अगर किसान एमएसपी से कम पर फसल बेचे तो घाटे की भरपाई सरकार उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके करे। और मिनिमम इनकम सपोर्ट की दिशा में तो सरकार चल ही रही है, जबकि वो किसान
सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों को साल में 6,000 रुपए देती है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वो देश के सामने एमएसपी की गारंटी का सच रखे, यानी एक श्वेत पत्र यहां भी लाया जा सकता है और किसानों को सही दिशा दिखाकर संघर्ष को खत्म करे। अगर आप रफ्तार के शौकीन हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। इसकी एक खास वजह है क्योंकि क्या आप जानते हैं, हर साल रफ्तार लाखों लोगों की जान ले रही है, लेकिन ये हादसे रोके जा सकते हैं। उसके लिए आपको गाड़ी की स्पीड महज 5% कम करनी होगी। क्या आपको पता है, अगर आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो सड़क पर हादसे का रिस्क डबल हो जाता है। वहीं अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक्सीडेंट के चांस 4 गुना बढ़ जाते हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाने से हादसे का रिस्क 10 गुना बढ़ जाता है। तो 75 की स्पीड पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो समझ लीजिए 32 गुना हादसे के चांस बढ़ गए। और आपको क्या एक और आंकड़ा ये मालूम है, 70 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर होती है तो ड्राइवर की मौत की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 50 की स्पीड से अगर गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से साइड से जाकर टक्कर मारती है तो ड्राइवर की मौत की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर गाड़ी सिर्फ 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो ड्राइवर की मौत की संभावना ना के बराबर होती है, केवल कोई राहगीर आगे ना आ जाए, इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए रफ्तार कम कीजिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 5% स्पीड कम करने से हादसे कैसे कम होंगे। आपको बताता हूं, दरअसल WHO ने दिल्ली परिवहन विभाग के साथ मिलकर स्टडी की है और इस स्टडी के मुताबिक अगर शहरी इलाकों में वाहन की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो सड़क हादसों में 30% गिरावट आ जाती है। WHO ने स्टडी में यह भी कहा है कि स्कूल और बाजार जैसे इलाकों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड और ड्रंकन ड्राइविंग को बताया गया है। दूसरी तरफ अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं और हेलमेट लगाकर चलाते हैं तो 40% मामलों में मौत को टाला जा सकता है। ऐसे ही गाड़ी में सीट बेल्ट लगाकर चलाने वाले 50 से 57% यात्रियों को एक्सीडेंट में उनकी जान को बचाया जा सकता है। एक जनरली लग्जरी गाड़ियों में 200 से 300 की स्पीड आती है, तो अगर 300 में 5% जाएंगे तो 15 किलोमीटर्स कम हुआ, मतलब 285 का समझो रेशियो हुआ। स्पीड चलाने, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो, वो अपनी लिमिट में गाड़ी चलाए, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ चलावे। पूरा जो ड्राइवर है उसका पूरा ध्यान रोड सेफ्टी की तरफ, आजू बाजू की तरफ होना चाहिए। दिल्ली में रफ्तार के शौकीनों पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। देश की राजधानी में साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में सड़क हादसों में 18% वृद्धि हुई है। इसीलिए हमारी आपसे अपील है, गाड़ी की रफ्तार स्लो करके आप अपनी लाइफलाइन को लंबा कर सकते हैं। किसान आंदोलन की खबर पर अब आपको एक अपडेट दे देते हैं। इस वक्त चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच में बैठक जारी है। 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है और इसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस खबर का हर अपडेट आपको देते रहेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज बस इतना ही। अब आप अखिलेश आनंद के साथ देखिए मोदी फैक्टर। शुभ रात्रि।